नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। डोईवाला में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम डोईवाला के गुरु सिंह साहिब गुरुद्वारे में होना है। वहीं इस प्रोग्राम में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार शामिल होने वाले हैं। इनके साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. जैन के साथ तमाम लोग भी शामिल होंगे। इस बारे में राज्य मंत्री करण बोहरा ने जानकारी भी दी है। वहीं इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों के लिए चल रही तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। देखिए, कल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और डोईवाला उनकी विधानसभा है, उसमें भी अनेकों जो योजनाएं चलाई गई हैं अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम उनका अपनी विधानसभा में कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में कल 2 बजे पहुंचने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और मैं समझता हूं कि उनका मार्गदर्शन हमारे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना भी चलाई है, जिससे उन लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का एक सफल प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग सभी पहुँचने वाले हैं। देखिए, कोविड-19 को देखते हुए बहुत सीमित संख्या में ये कार्यक्रम होगा और कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। हमारी तैयारी उसी हिसाब से है कि कभी कहीं पर भी कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन न हो। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को 3 दिन से आगे बढ़ाने की मांग की है। इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से बातचीत की और सरकार पर 4 साल में कोई खास न करने का आरोप लगा दिया है। साथ ही उन्होंने अपने मुद्दों को ठीक तरह से रखने के लिए शीतकालीन सत्र को 3 दिन और बढ़ाने की मांग की है। साथ ही शीतकालीन सत्र सिर्फ 3 दिन का होने को लेकर सरकार पर कटाक्ष भी किया है। तौर पे जहाँ तक मुद्दों की बात आपने कही, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, प्राधिकरण का मुद्दा है, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है, कोरोना का मुद्दा है और उसके साथ साथ जो है आबकारी का मुद्दा है, खनन का मुद्दा है, प्राधिकरण का मुद्दा है। मैंने कहा ना, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे इतने हैं। ये स्मार्ट सिटी बन रही है, देख लो आप कैसी स्मार्ट सिटी कितनी स्मार्ट हो गई, ये भी मुद्दा है। और भ्रष्टाचार तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप दिखाते नहीं है। हम तो नहीं लगा रहे आरोप कौन लगा रहा है? या तो न्यायालय ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, या भाजपा के विधायकों ने कार्य स्थगन भ्रष्टाचार के रूप में ला करके सरकार को कटघरे में खड़ा किया, या केंद्र के मंत्री ने जो कुंभ भी एक मामला है, कुंभ में भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। ये तो यही कह रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस ने कुकिंग गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 महीने में 2 बार बढ़े गैस के दाम को लेकर नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए केंद्र को अडानी अंबानी की सरकार बता दिया है। किस तरह का विरोध है और क्यों आज प्रदर्शन करना पड़ा है? देखिए, आज ये विरोध जो है, जो सरकार द्वारा जो गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उन सबको लेकर के आज हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है और हम लोगों ने सरकार का पुतला फूंका है। और हम लोग इस पुतले दहन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि वो जो बढ़े हुए दाम है गैसों के, वो जल्दी वापस ले और एक आम जनता को इससे राहत दे, और अन्यथा सरकार अपना विरोध के लिए तैयार है। और हम लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में करते रहेंगे। आसमान को छू रहे हैं, सब्जियों से लेके फल से लेके जो आवश्यक चीज़ें हैं, सारी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कानों में ना दर्द की आवाज़ रेंग रही है, ना उनके दिलों में
दर्द जनता का महसूस हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का परम कर्तव्य है कि जनता का जो दर्द है उसको इनके कानों तक पहुंचाया जाए आपके माध्यम से, और जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों की दलील है कि उत्तराखंड राज्य का गठन ही रोजगार और सुविधाओं की कमी के चलते किया गया था, लेकिन इन समस्याओं को लेकर ठीक तरह से काम नहीं हो रहा। इस दौरान आरोप यह भी लगाया गया कि राज्य के संसाधनों की लगातार लूट हो रही है। साथ ही सरकार पर रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से न लेने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। वहीं रुद्रपुर में नए कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ने किसान रैली का आयोजन किया। शहर के एफसीआई गोदाम के सामने ये रैली निकाली गई। वहीं इस दौरान यहां एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। जनसभा में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शामिल हुए। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने शिरकत की है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर कटाक्ष कसा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को आड़े हाथों ले लिया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को शीला दीक्षित के कहे शब्द याद दिलाए हैं। साथ ही दावा किया है कि उत्तराखंड की जनता आपका साथ वैसे ही दे रही है जैसे दिल्ली की जनता देती है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रीतम सिंह को डूबे हुए जहाज का कप्तान बताया है। देखिए, जिस तरीके का बयान प्रीतम सिंह जी ने दिया है, उसी तरीके का बयान दिवंगत नेता शीला दीक्षित ने दिया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, निश्चित तौर पे वो भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। और मेरा ये मानना है कि प्रीतम सिंह जी तय नहीं करेंगे कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के छात्र, उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड का युवा तय करेगा कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। मनीष जी भी आ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कैंपेन करती है, चुनाव की तैयारी करती है, तो निश्चित तौर पे जो उसका शीर्ष नेतृत्व है वो आता है। अब हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए मनीष जी गढ़वाल के दौरे पे आ रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी बात भी रखेंगे और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जिससे वो समझ सके कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेके आगे चले और साथ ही साथ लोगों का क्या विजन है आम आदमी पार्टी के प्रति, वो भी देखेंगे। और फिर मुझे लगता है कि इस संवाद के माध्यम से निश्चित तौर पर कुछ अच्छी चीजें निकलेंगी। सर, इस तरह के जो बयान निकल कर आ रहे हैं, आपको लगता है कि बौखलाहट नजर आ रही है कांग्रेस में? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जो 2022 के चुनाव में है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल बाहर हो जाएगी और पूरा का पूरा जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट है। ये साफ दर्शाती है कि धीरे धीरे उनका जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है और निश्चित तौर पर जितना उनका वोट बैंक खिसक रहा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। आम आदमी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। रुड़की के मोलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भी ये उन्होंने कहा कि विधायक काजी निजामुद्दीन का आरोप है कि रावत सरकार सत्र बुलाने से बचती हुई नजर आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष को सदन में अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जबकि नियमावली के अनुसार 1 साल में 60 बार सत्र बुलाना चाहिए। वहीं विधायक ने रावत सरकार को पूरी तरह से नाकाम बता दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रशासन ने कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों को हटाया और इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।
इस बीच कई व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध भी किया, साथ ही कहा कि अतिक्रमण हटाने का ये उचित वक्त नहीं है। ये उचित वक्त ही है क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते व्यापारियों की हालत काफी खराब है और अब प्रशासन की कार्रवाई ने इन लोगों की मुसीबत और बढ़ा दी है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि अतिक्रमण सही नहीं है, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए ये वक्त सही नहीं। अतिक्रमण गलत चीज है और मैं ये नहीं कहूँगा आम आदमी पार्टी की तरफ से कि अतिक्रमण होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के जो भी अभियान है उसमें एक मानवता का पहलू होना चाहिए, उसके लिए एक टाइमिंग होनी चाहिए। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस समय व्यापारी भाई है हमारा, वो कोविड का जो ये लॉकडाउन रहा उससे बिल्कुल टूटा हुआ है और थोड़ा थोड़ा करके अब कारोबार है वो अब थोड़ा सा खुल रहा है। इससे पहले आपको पता है कि नोटबंदी रही, नोटबंदी में भी व्यापारियों को बड़ी दिक्कत आई, फिर बीजेपी सरकार जीएसटी लेके आ गई, उसमें फिर व्यापारी परेशान रहे और अब कोविड ने तो पूरी तरीके से कमर तोड़ दिया व्यापारी की। तो ऐसे टाइम पर अगर हाईकोर्ट का कोई ऑर्डर है कि आप अतिक्रमण हटाइए, तो सरकार के पास एक वहाँ पे महाधिवक्ता होता है सरकार का, वहाँ पे पैरवी कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें कि कम से कम व्यापारी अपनी कमर सीधी तो कर ले। तो कोटद्वार में जो अभियान चलाया जा रहा है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और इससे पहले भी मैंने देखा है कि पौड़ी रामनगर जो रोड है उसमें सड़क के किनारे जो है मंदिर तोड़े गए और वो मंदिर सड़क की खड्ड साइड में थे। मतलब खड्ड साइड में आपको पता है कि पहाड़ों में खड्ड साइड में चौड़ीकरण नहीं होना है, तो खड्ड साइड में जहाँ पुश्ते लगने हैं वहाँ थे वो मंदिर, सारे मंदिर तोड़ दिए गए। ऐसा पूरे उत्तराखंड में हो रहा है और धर्म की बात बीजेपी करती है, हिंदू धर्म को बचाने की बात करती है। तो मुझे लगता है कि जितने मंदिर बीजेपी सरकार के कार्यकाल में टूटे हैं, उससे तो ये नहीं लगता कि हिंदुओं का कहीं ना कहीं ये हिंदुओं को प्रोत्साहन देने वाली पार्टी है। ये पार्टी पूरे जितना हम भारत के लोग हैं सबका शायद विनाश करना चाहती है, आपस में सबको लड़वाना चाहती है और ऐसा करके ये अपना केवल उल्लू सीधा करना चाहते हैं कि इनकी सरकार चलती रहे। का आदेश है जिसमें 8 सप्ताह के भीतर पूरा मतदान मार्ग और जो नजुल भूमि है नगर निगम की, उसमें जितने भी अतिक्रमण पूर्व में चिन्हित किए गए उनको हटाने के लिए आदेशित किया गया है। और इसमें नगर निगम के द्वारा लगातार पिछले 2-3 सप्ताह से जो है वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है जिनका अतिक्रमण है कि आप इसको हटा लीजिए। और उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे तो फिर ये प्रशासन को और नगर निगम को मिलकर अपना एक मान्य आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसमें आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और कुछ लोगों को इसमें समय भी दिया गया है, जो लोग खुद हटा रहे हैं, जिनका कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है इसको हटाने में अपना अतिक्रमण, तो कुछ समय भी दिया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आज हरिद्वार पहुंची, जहां उन्होंने हर की पौड़ी पर मां गंगा का आचमन किया, साथ ही उन्होंने दुग्ध अभिषेक भी किया है। इस बीच उन्होंने बताया कि कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल होगा। इस बीच उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी खड़ा है और कुंभ मेला प्रशासन से उन्होंने सभी अखाड़ों को मिलने वाली सुविधाओं की मांग की है। इस बीच जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज ने भी किन्नर अखाड़े का स्वागत किया और कुंभ में किन्नर अखाड़े का साथ देने की बात कही है। किन्नर अखाड़े का अपने घर में अपने लोगों को स्वागत नहीं होता है, हम इन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, स्नेह दे सकते हैं। और अपना जो पुत्र का जो होता है, पिता घर में स्वागत नहीं होता है, उनका अधिकार होता है, इसमें कोई एहसान नहीं करते। इसलिए मतलब जो है किन्नर अखाड़ा जो था हमारे साथ जुड़ा हुआ है और सभी लोग ये मानते हैं कि अखाड़े जूना अखाड़ा हमारा संरक्षण में हमारा विकास होगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो दिशा में काम करता हूँ कि जो भी अखाड़े हमसे जुड़े हुए हैं वो कैसे उनका विकास हो, कैसे उनका सुंदर हो, कैसे उनकी ख्याति हो और उनके नाम पे हम क्या कर सकते हैं। तो हरिद्वार में मेलाधिकारी से कोई घाट की मांग भी करेंगे, जिससे कि जहाँ भी इनकी हम हो सकता है जो हमसे बनेगा हम भी जमीन भी देने का प्रयास करेंगे। किन्नर अखाड़ा जो जूना अखाड़े के साथ है और हजारों साल की परंपराएं तोड़ के जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए हरिगिरी महाराज के प्रयासों से किन्नर अखाड़े को और किन्नर समाज को जो सनातन धर्म में जो उनका वजूद था, स्थान था, वो वापस मिला। नहीं तो हमारे समाज के बच्चे आक्रांताओं के बाद जिस तरीके से धर्म से विमुख हो चुके थे, धर्म में उनका वजूद क्षीण हो गया था, उसे स्थापित करने के लिए किन्नर अखाड़ा बना कि हम सनातन धर्म के बच्चे हम किसी और धर्म में नहीं जाएंगे। ये हमारी जिद थी। आशीर्वाद 2016 से था,
जूना अखाड़ा का, हरिगिरी महाराज का, और 2019 में हमें बड़े सम्मान तरीके से अपनाया गया और ये हरिगिरी महाराज के प्रयासों से हुआ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड में सरकार के अम्ब्रेला एक्ट को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग अम्ब्रेला एक्ट को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान मसूरी एमपीजी कॉलेज के शिक्षक और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अम्ब्रेला एक्ट में किए गए संशोधन को वापस लेने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से संशोधनों को वापस लेने की मांग की। शासकीय कॉलेजों के 18 कॉलेजों के जो भी परिवार के लोग हैं वो उसका शिकार बने, तो हमारी गलती कहाँ है? हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार की गलतियाँ हैं, आपस में इनका समन्वय नहीं है। तो पहले ये अपने बीच में समन्वय स्थापित करें, उसके बाद ये जो उच्च शिक्षा के जो 18 बड़े केंद्र हैं उत्तराखंड में उनको ठीक करें, उनको सुचारू ढंग से पटरी पर लाएं। आज ऐसे ही शिक्षा को भी निजीकरण की ओर ढकेला जा रहा है, नहीं शिक्षा हो रही है। सरकारी विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने के लिए 3,000-4,000 रुपये कुल फीस लगती है और आप वही निजी विश्वविद्यालय में जाएं तो आपको 3 लाख 4 लाख से कम तो कहीं नहीं है। और दुर्भाग्य से सौभाग्य से ये मैं ये कहता हूँ कि दोनों जो सरकारें हैं एक विचारधारा की सरकार है और इनके भी समन्वय क्यों नहीं है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा रोना तो ये है कि जो केंद्र सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा के मंत्री हैं, इकलौता मंत्री हैं, वो भी इसी धरती से गए हुए, इसी माटी से गए हुए। विचित्र बात है कि शिक्षकों की मांग पिछले 1.5 महीने से जारी है और सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो अम्ब्रेला एक्ट में अनुदान के नियम को क्यों हटाया गया, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। जहाँ तक सभ्यता का सवाल है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जहाँ जिस विश्वविद्यालय से संबद्ध करना चाहती है करा ले, परंतु हमारी अनुदान यथावत जैसा पहले था वैसे ही रहने दिया। रुद्रपुर में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। वहीं भूख हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अब हंगामा करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच सफाई कर्मियों की नगर आयुक्त रिंकू बिष्ट के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई है। नगर आयुक्त मैडम बाहर से लेबर का इंतजाम करके सफाई व्यवस्था यहाँ करवाना चाहती थी, उसका हमने गांधी पार्क में जाकर के विरोध किया कि आप गलत कर रही हैं, हमारे कर्मचारियों के पेट पर लात मारी जा रही है। बाहर से कर्मचारी मंगा करके लेबर से काम करवाने के लिए हमने सिर्फ विरोध किया उसका, अन्यथा कोई ऐसी गलत बात कुछ नहीं कहा, सिर्फ विरोध किया है हमने नगर आयुक्त का। हम शासन से बात करने को तैयार हैं। जिलाधिकारी महोदय जी से भी हमने कहना चाहते हैं, हमारे पास हर आदेश है, इनके पास हमारे फेवर का एक भी आदेश नहीं है और ये काम करना नहीं चाहते। किसी भी मुद्दे को लेकर के हमसे कोई वार्ता करने को लिए तैयार नहीं है। रुद्रप्रयाग में चारधाम सड़क परियोजना के तहत हो रहे काम में लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं लापरवाही के खिलाफ लोगों ने अब आवाज उठाई है। इसी कड़ी में लोगों ने सांकेतिक धरना दिया और धरने के बीच उस वक्त हंगामा हो गया जब कार्यदायी संस्था आरसीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर धरना स्थल पर पहुंचे, जिसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रदर्शनकारियों के बीच गहमा गहमी हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर को रस्सी से बांधने की कोशिश की, जिसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर को मौके से भागना पड़ा और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बीते 6 महीने से चारधाम सड़क परियोजना का काम चल रहा है। इस बीच रास्ते, दीवारें और सड़कें 6 महीने से टूटी हुई हैं, जिससे कई मकानों के लिए खतरा बढ़ चुका है, लेकिन बार बार कहने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में एक ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में आग लग गई। इस हादसे में गोदाम में रखा पैक्ड खाने का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और वहीं फायर ब्रिगेड के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी थी। जैसे हमें सूचना मिली, फायर सर्विस की गाड़ी तत्काल मौके पर आई। आग की अधिकता को देखते हुए दूसरी गाड़ी मंगाई गई वहाँ से, वो भी तत्काल आ गई और बाकी शॉर्ट सर्किट से होना संभव है। वैसे तो फिर जांच के उपरांत ही पता चलेगा कि भाई कैसा है कैसा नहीं।
हरिद्वार की पौष कॉलोनी गोविंदपुरी और उस कॉलोनी से लगी बस्ती में लोगों को पानी की सप्लाई की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां 36 घंटों तक लगातार पानी की सप्लाई रुकने के बाद लोगों को गंगा के पानी पर पूरी तरह से निर्भर होना पड़ा है। दरअसल हरिद्वार में कुंभ को लेकर कई तरह के काम चल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को अक्सर तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीमांत विकासखंड जोशीमठ में इन दिनों सेब की फसल के बीमे का काम पूरी जोर शोर के साथ चल रहा है और लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत प्रीमियम भरने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार केंद्र सरकार की पहल पर पहली बार SBI इंश्योरेंस इलाके के सभी CSC पर सेब फसल बीमा की सुविधा दे रही है। इसके पहले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कंपनी सेब की फसल का बीमा करवाती थी। वहीं सालों से किसानों को बढ़िया फसल प्रीमियम मिलने के चलते अब इलाके के सेब बागवानों का रुझान से फसल बीमा पर बढ़ चुका है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने पिछले साल क्रिकेट एकेडमी के संचालक RP ईश्वरन के घर पर हुई डकैती मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी सुरेश जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं DIG देहरादून अरुण मोहन जोशी ने बताया कि आरोपी को मेरठ के TP नगर से गिरफ्तार किया है और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ दिल्ली, UP और उत्तराखंड में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रुड़की की झबरेड़ा थाना पुलिस ने 2 नवंबर को ही हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या के मामले में पुलिस ने रोहित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि हत्या प्रेम संबंधों के चलते की गई थी। वहीं पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी रोहित अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की साजिश भी कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले मामले का खुलासा कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स के साथ उसकी प्रेमिका को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। वहीं SSP ने इस मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 2500 के इनाम का ऐलान भी किया है। वहीं रुड़की के मंगलौर कोतवाली में बीते 3 दिन से लापता शख्स का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस को शख्स का शव गन्ने के खेत से मिला है। वहीं पुलिस को मौके से देसी तमंचा और शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। मृतक मंगलौर क्षेत्र के नारसन गांव का रहने वाला था, जो अपने ससुराल में ही रहता था और 3 दिन से घर से गायब था। फिलहाल पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। तो लगातार इसकी तलाश की जा रही थी और जब गन्ने के खेत से इसका शव बरामद हुआ तो उसके पास से ही शराब की बोतलें और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बढ़ती ठंड का असर भी नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिले में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से तापमान लगातार गिरता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ किच्छा इलाके में भी ठंड का प्रकोप बिल्कुल साफ है। ठंड के चलते आम आदमी अब सड़क किनारे अलाव जलाकर रखने के लिए मजबूर है। इस बीच ठंड में नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। इसके चलते शहर के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए उत्तराखंड के मसूरी शहर में तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से एक्शन प्लान बना रहा है। वहीं मसूरी में लगातार बदलते मौसम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रिसमस और नए साल को मसूरी में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि मसूरी में नए साल और क्रिसमस के पर्व में पर्यटकों की भीड़ हो सकती है। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार और हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को भी ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मसूरी और नैनीताल में आने वाले पर्यटक कोरोना टेस्ट कराने के बाद आसानी से शहर में आ सकते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।